हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका श्री कुशल चैनल पे। आज हम 8th क्लास का पार्ट नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन एवं उनका प्रयोग पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी इस बात पर स्पष्ट हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें समपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे, प्रयुक्त संसाधनों का पुनरुपयोग करे, अपशिष्ट को न्यूनतम करे तथा समाप्त हो चुके संसाधनों की पुनः पूर्ति करे। हमें प्रकृति के सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा जो सभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता एवं पुनर्चक्रण करता है। ठीक है, तो ये बोला है क्रिस्टियाना विगेस और टॉम रिवेट कॉर्नेक द फ्यूचर वी चूज में। ठीक है, देखिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे कि हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। दूसरा, जीवन के विभिन्न पक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य क्या संबंध है। और तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों के अंशधारणीय उपयोग या अति शोषण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है। प्रकृति शब्द का अर्थ उन सजीव और निर्जीव रूपों की समग्रता से है जो हमारे पर्यावरण का भाग है परंतु मानव द्वारा निर्मित नहीं है। यानी कि देखिए जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब नेचर, ठीक है, का अर्थ उन चीज़ों से जिसमें निर्जीव और सजीव दोनों ही चीज़ें रहती हैं और दोनों ही क्या है, हमारे पर्यावरण का भाग हैं, लेकिन उसको मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं गया है। ठीक है, जब मानव इसका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं या उपभोग के लिए इनसे नई वस्तुएं बनाते हैं तब प्रकृति के ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। यानी जो प्रकृति में संसाधन कब बनते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति में जो वस्तुएं, जो चीज़ें, वो संसाधन कब बनती हैं, वो तब बनती हैं जब मानव उन्हें अपने उपयोग के लिए, ठीक है, उनसे नई वस्तुएं बनाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमें प्रकृति ने दिया है, ठीक है, जो वस्तुएं हमें प्रकृति ने दी हैं उन वस्तुओं से जब हम नई वस्तुएं अपने लिए बनाते हैं तो तब वे क्या बन जाती हैं, तब वे संसाधन बन जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए वृक्ष पर्यावरण का अंश है, वे मानव से पृथक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हैं। जब हम उन्हें काटते हैं और उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं तब हम वृक्षों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी देखिए जैसे पर्यावरण में लकड़ी है, ठीक है, अगर आप उसको देखिए लकड़ी है, लेकिन उसी लकड़ी से अगर हम फर्नीचर बनाते हैं तो क्या है, तो यानी कि तब हमारे पौधों को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है कि जो पौधे वो भी एक संसाधन है। ठीक, प्राय ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए समुद्र की गहराई में खनिज तेल हो सकता है जहां पहुंचने की तकनीक हमारे पास नहीं है, या निष्कर्षण की लागत बहुत अधिक हो सकती है, अथवा यह सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है, जैसे पवित्र उपवनों में वृक्षों को काटना। इसलिए किसी तत्व को संसाधन कहलाने के लिए उसे तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, उसका दोहन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। सामान्यतः दोहन शब्द का एक नकारात्मक अर्थ होता है। जिस संदर्भ में हम इसका यहाँ उपयोग कर रहे हैं इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग। पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें से कई लाखों वर्षों में निर्मित हुए और जिन्हें मानव ने ग्रहण किया है और उनका उपयोग करना सीखा है। इनमें प्रत्यक्ष रूप से जल, वायु और मृदा सम्मिलित है और साथ ही कुछ अप्रत्यक्ष जैसे कोयला, खनिज तेल, बहुमूल्य पत्थर, धातु, अयस्क लकड़ी आदि सम्मिलित हैं। संक्षेप में हम प्राकृतिक संसाधन शब्द का उपयोग उन सामग्री पदार्थों के लिए करते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें नेचर ने दिए हैं, ठीक है, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जिनका मानव के लिए वो मूल्यवान है, तो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियाँ। विज्ञान में हम वर्गीकरण और नामकरण की उपयोगिता सीखते हैं। जब हम विचारों या वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं तब हम कुछ समान विशेषताओं
या मानदंडों का उपयोग करते हैं। हम श्रेणियों का इस प्रकार नामकरण करते हैं कि हम उन्हें केवल एक शब्द या एक छोटे वाक्यांश से संदर्भित कर सकें। ये नाम और अर्थ जन समूह में साझा किए जाते हैं, तब इससे सहायता मिलती है। हम विचारों या वस्तुओं के एक समूह पर बिना प्रत्येक बार वर्णन किए चर्चा कर सकते हैं। इससे हम अधिक प्रभावशाली रूप से संवाद कर सकते हैं। पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में पढ़ा था। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, आपको इनका अर्थ समझ में आ जाता है। यह श्रेणियों का एक सरल उदाहरण है। हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक उपाय यह है कि हम उन संसाधनों को देखें जिनका उपयोग जीवन के लिए अनिवार्य सामग्री के स्रोत तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में वर्ण किया जाता है। हम बात करते हैं जीवन के लिए आवश्यक संसाधन। पृथ्वी पर जीवन उस वायु के बिना संभव नहीं जिसमें हम श्वास लेते हैं, उस जल के बिना जिसे हम पीते हैं, और उस भोजन के बिना जो हम खाते हैं। ठीक है, ये देखिए सबको पता है कि पृथ्वी पे जो जीवन है, ठीक है, पृथ्वी पे जो जीवन है उसको जीने के लिए देखिए आपको वायु भी चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है, दूसरा पीने के लिए आपको पानी चाहिए, और तीसरा आपको खाना भी चाहिए, तभी आप इस पृथ्वी पे जीवित रह सकते हैं। ठीक है, हम ये सब वायुमंडल, नदियों और सरोवरों से तथा मृदा के कृषि कार्य या अन्य सजीव वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हम उस वायु को नहीं बना सकते जिसमें हम श्वास लेते हैं, उस जल को जिसे हम पीते हैं, या उस मृदा को जो हमें भोजन देती है। ठीक है, देखिए जो पानी है, पानी को आप नहीं बना सकते, पानी भी आपको प्रकृति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और उस मिट्टी को जिसमें भोजन होता है, ठीक है, उसको भी हम नहीं बना सकते। ये भी क्या है, ये भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और ये भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम बात करते हैं सामग्री के लिए संसाधन। मनुष्य प्रकृति के उपहारों से भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। हम इनका प्रयोग अपनी उपयोगिता हेतु या ऐसी सुंदर वस्तुओं का निर्माण में करते हैं जो हमारे और दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाती है। जैसे लकड़ी के एक टुकड़े को कुर्सी में परिवर्तित किया जा सकता है, अथवा तराशकर शिल्पीपत का प्रतिमा भी बनाई जा सकती है। भारत की भौगोलिक विविधता हमें लकड़ी से लेकर संगमरमर और कोयले से लेकर सोने तक विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऊर्जा के लिए संसाधन। ऊर्जा आधुनिक जीवन की आधारशिला है। जैसे हम विद्युत हमारे भवनों, परिवहन और सभी प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह ऊर्जा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जैसे कोयला, जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, पवन आदि। ठीक है, हम बात करते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा उपाय इस आधार पर हो सकता है कि वे नवीकरणीय या नहीं। प्रकृति का एक सामान्य सिद्धांत यह है कि यह पुनर्स्थापन और पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कार्य करती है। पुनर्स्थापन किसी क्षीण या क्षतिग्रस्त वस्तु को उसकी मूल स्वस्थ अवस्था में पुनः लाने की प्रक्रिया है। प्रकृति समय के साथ स्वयं को स्वस्थ, नवीकृत और संरक्षित करती है। जैसे आपकी त्वचा पर लगा घाव सामान्यतः ठीक हो जाता है, यह दावानल के बाद पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। पुनर्जनन पुनर्स्थापन से अधिक व्यापक है। यह प्रकृति की नवजीवन और फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने की क्षमता को प्रकट करता है। हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन समय के साथ इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं में वर्षा और पिघलते हिमनदों से नदियां नियमित रूप से पोषित होती हैं। वन स्वयं को नवीकृत करते हैं। मृदा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं का पुनर्निर्माण करती है इत्यादि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल से उत्पन्न ऊर्जा, वनों से प्राप्त लकड़ी नवीकरणीय संसाधन है, यदि हम उनका प्रबंध सत्य विधियों से कर सके। तो देखिए नवीकरण संसाधन क्या है, यानी कि वे संसाधन जिनको आप एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, आपका पवन ऊर्जा हो गया, जल से उत्पन्न ऊर्जा हो गई, और वनों से प्राप्त लकड़ियाँ। ठीक है, यद्यपि उनके नवीकरण बने रहने के लिए एक अनुबंध यह है कि पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्रकृति लय बाधित न हो। यदि हम वनों में वृक्षों
के बढ़ने की गति के साथ साथ लकड़ी काटते हैं तो अंततः वन नष्ट हो जाएंगे। यानी कि देखिए, अगर आप वनों की लकड़ी को काटते हो, साथ में आप पेड़ पौधे नहीं लगाते और पौधे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि वो जो पौधे वो नष्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि अविवेकपूर्ण मानवीय कृत्यों के कारण प्रकृति के अनेक चक्र असंतुलित हो गए हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिकरण और कृषि तथा अन्य उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई जैसे कारकों के संयोजन ने तापमान वृद्धि को जन्म दिया, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय में कुछ क्षेत्रों में हिमनद इतने शीघ्र पिघल रहे हैं कि वर्षा उनकी पूर्ति नहीं कर सकती। इसका पर्वतीय हिम स्रोत वाटर पर निर्भर समतल भूभागों में रहने वाली जनसंख्या की जल सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम अपने उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से अपशिष्ट भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें प्राय नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये अपशिष्ट प्राय सड़ गलकर किसी जीव जंतु का भोजन नहीं बन पाते। इसकी अपेक्षा ये प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्चक्रण में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिससे नदियाँ विषाक्त हो जाती हैं और वे जीवन का पोषण नहीं कर पाती। या आपने देखा भी होगा कि जो फैक्ट्रियों का जो मलबा वगैरह होता है, ठीक है, जो कूड़ा कचरा होता है, उसको जो नदियाँ होती है, नाले होते हैं, उनमें ही बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उसमें पुनर्चक्र होना चाहिए वो नहीं हो पाता, बल्कि उसमें जिससे क्या होता है जो नदियाँ हैं वो विषैली हो जाती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन लंबी अवधि में निर्मित होते हैं। जिस अनुपात में हम उनका उपयोग करते हैं उस अनुपात में उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज एवं धातुएं, लोहा, तांबा और सोना अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वैसे जिनको आपने एक बार प्रयोग कर लिया लेकिन उनको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, कि हमारे अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार हैं। हम अपनी बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले का खनन करते हैं, परंतु अनुमान है कि भारत में कोयले का भंडार केवल अगले 50 वर्षों तक चल सकता है। जनसंख्या वृद्धि में और विकास कार्यों में तीव्रता के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है। जब तक अधिक टिकाऊ विकल्प व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने पास उपलब्ध कोयले का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उनके निहितार्थ। प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी पर यहाँ तक कि देशों के भीतर भी समान रूप से वितरित नहीं है। यह समान वितरण मानव बस्तियों, व्यापार प्रतिरूपों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संघर्षों को आकार देता है। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक युद्ध लड़े गए और आज भी लड़े जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के निकट स्थित उद्योग स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करते हैं। उनके आसपास बस्तियां विकसित होती हैं और दूसरों के लिए भी आर्थिक अवसर बढ़ते हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली आधुनिक सुविधाएं सुलभ होती हैं। हालांकि इन लाभों के साथ अल्प अवधि तथा दीर्घावधि दोनों ही स्तरों पर मूल्य चुकाना पड़ता है। हमारे पास विश्व भर ऐसे उदाहरण हैं जहां संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऐसी सुविधाओं के लिए अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। कुछ मामलों में उनके पावन स्थान संकट में हैं, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। मानव ज्ञान और कौशल के संयोजन से वुड स्टील जैसे विलक्षण उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, व्यापार ने भारत में बड़े साम्राज्यों के विकास को गति दी थी। प्रकृति राजनीतिक सीमाओं पर ध्यान नहीं देती। इससे राज्यों और देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को लेकर तनाव उत्पन्न होता है। इसका एक उदाहरण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के मध्य कावेरी के जल का वितरण है। शांति और न्याय संगत वितरण को बनाए रखने के लिए आपसी संवाद और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यद्यपि पड़ोसी देशों के मध्य ऐसे समझौते करना सरल नहीं है। तमिलनाडु कावेरी नदी पर बना मेट्टूर बांध। आपसे ये पूछ सकता है कि जो मेट्टूर बांध है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो वो कावेरी नदी पे कहाँ पे, वो तमिलनाडु में इसको बनाया गया है।
बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन अभिशाप। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास मंद हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे अर्थशास्त्री प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर होना स्वतः ही यह नहीं दर्शाता कि कोई देश समृद्ध है। प्राय अर्थव्यवस्थाएं ऐसे उद्योग विकसित करने में असमर्थ होती हैं जो संसाधनों को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित कर सके। इस पुस्तक के उत्तरार्ध का अध्याय उत्पादन के कारक आपको इसकी समझ प्रदान करेगा। भारत ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु ऐसे उद्योगों के विकास में निवेश करके सामान्यतः इस अभिशाप से अपना बचाव किया है। यद्यपि संसाधनों के निष्कर्षण और संधारणीयता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती अभी भी विद्यमान है। प्राकृतिक संसाधनों को समझना और उनका प्रबंधन एक मूल्यवान प्रस्थान बिंदु है, परंतु मानवीय ज्ञान, सुशासन और रणनीतिक योजना यह निर्धारित करती है कि वे स्थायी लाभ बनेंगे या स्थायी अप्रत्याशित लाभ। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग प्रबंधन। पृथ्वी पर जीवन को स्थापित रखने हेतु आवश्यक है कि हम प्रकृति का सम्मान करें और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें जिससे नवीकरण संसाधनों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्जनन संभव हो सके तथा अनवीकरणीय संसाधनों का दायित्वपूर्ण एवं न्यायसंगत उपयोग हो सके। इन विषयों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो हाल के वर्षों में तीव्रता से घटित हो रही हैं। बात करते हैं नवीकरण संसाधनों का पुनर्स्थापन और पुनर्जनन। यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनकी पुनर्जनन क्षमता से अधिक कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक कृषक सिंचाई हेतु भूजल का अत्यधिक दोहन करते हैं। अधिकांश राज्यों में दोहन अनुपात भूजल स्तर की पुनर्भरण दर से अधिक है। समय के साथ भूजल पूर्ति की कमी बढ़ती जाती है जिससे भूजल निष्कर्षण का मूल्य बढ़ता जाता है और अंततः जल की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि तीव्रता से बढ़ते हमारे नगरों में शीघ्र ही भूजल समाप्त हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए भूजल स्तर बढ़ाने का प्रयास करना किए गए हैं। इस हेतु पारंपरिक जल संचयन की पद्धतियां, तालाबों और पोखरों में पुनरुद्धार, जल के अपव्यय को कम करना, जल को प्रसंस्कृत करके अनेक पुनरुपयोग जैसी कुछ रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। इसी प्रकार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अनुचित उपयोग के मृदा क्षरण में वृद्धि हुई है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों में मृदा को धरती माता का अंग माना गया है। गोबर और अन्य प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग, गीली घास पलवार के प्रयोग, बहुफसलीकरण आदि जैसी प्रक्रियाओं के समग्र मृदा प्रबंधन को संभव बनाया है। हमें इन प्रथाओं से सीखना चाहिए और उन्हें वर्तमान परिस्थिति में आगे आने वाले क्षरण से बचाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हमें अपनी मृदा को पुनः उपजाऊ बनाने और उसका कायाकल्प करने की आवश्यकता है। बात करते हैं भूजल का अत्यधिक दोहन। पंजाब से एक प्रकरण अध्ययन। पंजाब के उपजाऊ क्षेत्रों में एक गंभीर संकट सामने आया है जहां भूजल संसाधन तीव्र गति से क्षीण हो रहे हैं। पंजाब हरित क्रांति का केंद्र था जिसने हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को भोजन उपलब्ध कराया और भारत को खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। वर्तमान में वही राज्य संधारणीयता की समस्या का सामना कर रहा है। प्रकृति का दोहन अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक किया गया है। यद्यपि यह चिंता केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है अपितु यह कई अन्य राज्यों को प्रभावित करती है। 1960 के दशक में कृषकों ने गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों की ओर देखना आरंभ किया। इन्हें पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती थी और कृषकों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूजल का दोहन प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। यह स्थिति वर्तमान में भी भारत के अधिकांश भागों में व्याप्त है। आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग की भी आवश्यकता थी। इन कारकों का संयुक्त प्रभाव यह है कि पंजाब के एक बड़े भाग में भूजल
लगभग 30 मीटर गहराई तक पहुंच गया है, जो कृषकों की पहुंच से बाहर है। साथ ही कीटनाशकों और उर्वरकों के रसायन भूजल में घुल गए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पंजाब के लगभग 80% क्षेत्र को अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरे शब्दों में, हमने भूजल के पुनर्स्थापन में पुनर्जनन की तुलना में कहीं अधिक अनुपात से जल का दोहन किया है। हम देख सकते हैं कि अल्पावधि के लिए खास सुरक्षा निश्चित की गई है, परंतु दीर्घकालिक परिणामों को ठीक करने में समय और प्रयास लगेगा। सीमेंट का उदाहरण। सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घर, विद्यालय, अस्पताल और अन्य भवनों, सेतुओं, मार्गों और हवाई अड्डों सभी को सीमेंट की आवश्यकता होती है। सीमेंट उत्पादन को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक माना गया है। उत्पादन प्रक्रिया के क्रम में निकलने वाली महीन धूल हमारे और पशुओं के फेफड़े में प्रवेश कर उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। पौधों की पत्तियों पर जम जाती हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। इससे मृदा एवं जल में भी प्रदूषण होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए दिशा निर्देश बनाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण न्यूनतम हो या पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण कम करने वाली वैकल्पिक सामग्रियों के निर्माण की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। इनमें पत्थर और मृदा जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग, नई वनस्पति आधारित सामग्रियां और अनुपयोगी व्यर्थ प्लास्टिक से पुनर्निर्मित सामग्री सम्मिलित है। पारंपरिक सामग्रियों और विधियों को आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ संयोजित किया जा रहा है, जिससे नई सामग्रियां बनाई जा सकें जो संधारणीय हो, उत्पादन की प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी हो, स्थानीय रोजगार प्रदान करें तथा उस स्थान की जलवायु को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की जाए। सिक्किम से एक प्रकरण अध्ययन। सिक्किम में पेमा के परिवार को खेत में महंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में ह्रास और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ रहा था। जब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की नीति की घोषणा की, तब पेमा के परिवार ने उसे अपनाने का निर्णय लिया। आरंभ में यह परिवर्तन सरल नहीं था। फसल का उत्पादन घट गया, क्योंकि वर्षों से रसायन के उपयोग के कारण मृदा अपनी उत्पादन क्षमता खो चुकी थी और अब उसे पुनः अर्जित कर रही थी। परिवार ने कंपोस्ट खाद का प्रयोग आरंभ किया। नीम और लहसुन ने प्राकृतिक कीटनाशक रोध तैयार किया। तब वर्ष भर में अनेक फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया। लगभग 5 वर्ष बाद पेमा का खेत फल फूल रहा था। वह अपनी इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियां अच्छी कीमत पर बेच पा रही थी। 2016 में सिक्किम 100% जैविक राज्य बन गया और उसकी सारी कृषि भूमि जैविक प्रभावित हो गई। इसके प्रभाव परिवर्तनकारी थे। स्थानीय जैव विविधता, फली फूली, लाभदायक कीड़े और पक्षी वापस लौटे। जैविक खेती के मॉडल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के कारण पर्यटन में वृद्धि हुई और कृषकों की आय में औसतन 20% की वृद्धि हुई। वर्तमान में सिक्किम एक जैविक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो दर्शाता है कि एक संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरण और आर्थिक दोनों परिणामों में सुधार करने हेतु संधारणीय कृषि पद्धतियों को सफलतापूर्वक अपना सकता है। हम बात करते हैं संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विषय में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस तरह करें कि ये इतने लंबे समय तक विद्यमान रहे कि मानवता अधिक संधारणीय विकल्प ढूंढ सके। उदाहरण के लिए, हमें यथासंभव अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता है। इन सभी प्रयासों के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जल और स्वच्छ वायु जैसे आधारभूत संसाधन सहित संसाधनों का वितरण उन तक पहुंच प्राय समाज के कुछ वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होती। नगरों में अनेक क्षेत्रों में पीने के जल की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं होती। उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाला वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो इन संकटों से स्वयं को बचाने में असमर्थ हैं। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को स्मरण रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन और संधारणीयता की दिशा में कार्य करना चाहिए। भगवद गीता में लोक संग्रह का उल्लेख है कि सभी को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर
सभी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। क्या अब समय आ गया कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले पहला है कि प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ हैं, जो सामग्रियां हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं एवं मानव के लिए मूल्यवान हैं। ठीक है। दूसरा, संसाधनों को व्यवस्थित करने के विभिन्न तरीके हैं। इनमें नवीनीकरण और अनवीनीकरण उपयोगी श्रेणियां हैं। तीसरा, कि प्रौद्योगिकी एवं कौशल के विकास में निवेश के माध्यम से संसाधन अभिशाप पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और चौथा, हमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दर के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिससे उनका अत्यधिक दोहन न हो। नवीकरणीय ऊर्जा का विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग उनकी उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। ठीक है। तो देखिए, ये पहला चैप्टर काफ़ी अच्छा था। इसमें आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पूरी नॉलेज मिली। ठीक है। और संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। और अगर हमारे पास में प्रौद्योगिकी है और हमारे पास स्किल है, तो संसाधनों को अभिशाप से बचाया जा सकता है। ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चैप्टर आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।